हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है आशिक़ शर्वानी और आज अपन बात करेंगे कि मेरे आईपीएस पीओ प्री 2024 में क्या स्कोर्स बने थे, मेरे क्या मार्क्स आए थे, मेरे अटैम्प्ट्स कितने थे और मेरी एक्यूरेसी कैसी रही, मेरे नॉर्मलाइजेशन कैसा हुआ था मेरी शिफ्ट में, सब बात करेंगे अपन। और आपको कैसे इतने अच्छे स्कोर्स ला सकते हैं वो सबकी स्ट्रेटजी मैं बताऊंगा। और अब तो पैटर्न भी चेंज हो गया है, तो क्या आप उसका इम्पैक्ट पड़ेगा मैं सब बताऊंगा, ठीक है। उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैंने अगर आपने क्वांट स्ट्रेटजी की वीडियो नहीं देखी है, मैंने 2 दिन पहले अपलोड किया था, तो वो ज़रूर देख लीजिए क्योंकि उसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ आप उससे इम्प्लीमेंट करेंगे ना, तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने लगेंगे। जो भी आपके करंट में क्वांट्स में स्कोर आ रहे हैं वो करने से आपके थोड़े मार्क्स इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो प्लीज़ उसको मिस मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि मेरे लास्ट ईयर के अटैम्प्ट्स क्या थे और मेरे मार्क्स क्या थे। तो मेरा नाम है आशिक़ शर्वानी। मेरा एग्ज़ाम जो था 19 अक्टूबर को था और ईडब्ल्यूएस से मैंने अप्लाई किया था, ठीक है। तो मेरे मार्क्स की बात करें तो मेरे मार्क्स जो थे वो 80 आए थे और 48.5 स्कोर मतलब सॉरी अपने कट ऑफ गई थी, तो मेरे मार्क्स जो थे वो 31.5 अबव थे कट ऑफ से। बहुत अच्छे स्कोर हैं 80 मेरे। और जो रीजनिंग में 35 क्वेश्चंस थे, 35 मार्क्स के लास्ट ईयर, तो मैंने जो अटैम्प्ट किया था वो 30 किया था, तो इसमें मेरा एक रॉन्ग हुआ होगा, तो मेरे 28.75 स्कोर बने हैं। इंग्लिश 30 मार्क्स 30 क्वेश्चन मैंने 22 अटैम्प्ट किए थे, मेरे 3 रॉन्ग हुए होंगे, तो 18.25 मेरे मार्क्स बने हैं इसमें। क्वांट्स में मेरे 35 में से 33 अटैम्प्ट किए थे और मेरे 33 स्कोर है, मतलब मेरे जो एक्यूरेसी है वो इसमें 100% रही है। अगर मेरे इसमें नॉर्मलाइजेशन की बात की जाए तो मेरे नॉर्मलाइजेशन इसमें नहीं हुए, मेरे जितने मतलब रॉ स्कोर आने चाहिए थे मेरे उतने ही रॉ स्कोर आ रहे हैं। 85 मैंने अटैम्प्ट किए थे, 4 रॉन्ग होकर मेरे 80 स्कोर बन रहा है, जो कि मेरे ठीक बन रहा है। एक्यूरेसी भी मेरी अच्छी रही है इसमें। तो ये था। अब आपको मतलब आपके कैसे मार्क्स इतने आए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे आप मॉक देते हैं ना, उसके बाद उसको एनालिसिस कीजिए। हर एक सेक्शन को आपको एनालिसिस करना है कि आपकी कमी कहाँ पे है, वीक एरियाज आपके कौन कौन से। जैसे इंग्लिश की बात करते हैं अपन, जैसे सब्जेक्ट को लेके, तो आपको देखना है कि आपके हमेशा गलत कहाँ क्वेश्चन हो रहे हैं। जैसे आरसी में गलत हो रहे हैं, पैराजम्बल में हो रहे हैं, या फिर आपके क्लोज टेस्ट में हो रहे हैं, या फिर आपके वोकैब पार्ट में हो रहे हैं, या फिर आपके ग्रामर पार्ट में हो रहे हैं। आपके मतलब ये देखना है वो कहाँ गलत हो रहे हैं। जो चीज़ आपकी गलत हो रही है अगर आप उस पर वर्क करना स्टार्ट कर देंगे ना, तो आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपके वो गलत नहीं होंगे फिर। तो आपको या तो ये देखना है कि आपको सही कैसे करना है। अब आपको ये देखना है कि या तो आपको उसको अप्रोच पता है कि नहीं पता। अगर नहीं पता है अप्रोच, तो आप मतलब एजुकेटर से आप देखिए कि उसके क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं, ठीक है। सेकंड थिंग आती है कि आपको आता नहीं है, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप उससे टॉपिक से फैमिलियर होते जाएंगे, तो वो आपको बनता जाएगा। तो आपको या तो आप मॉक टेस्ट दीजिए, टॉपिक टेस्ट, या आप पीडीएफ से कर लीजिए, जैसा आपको सही लगे, ठीक है। तो आपको ऐसा करना है कि प्रैक्टिस करना है, उससे फिर आपकी मार्क्स जो है वो बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसे आपको हर एक टॉपिक से करना है। अगर आपके जो भी टॉपिक आपके वीक है, उसको टॉपिक को आपको सही करते चलना है, तो आपके ऑटोमेटिक अभी 45 डेज अप्रॉक्स है एग्जाम में, आपके अच्छे खासे स्कोर्स बनने लगेंगे। फिर ऐसे रीजनिंग की बात करते हैं, तो रीजनिंग में देखो क्या होता है ना, कि इसमें गेम चेंजर थोड़ा पजल हो जाता है, क्योंकि देखो मिसलेनियस पार्ट तो हर कोई इसमें बना लेता है, पीओ में तो यही होता है, बट पजल थोड़ा सा आपकी गेम चेंजर हो जाती है। तो आपको इसलिए क्या करना है कि पजल की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है आपको। जैसे मेरी बात की जाए ना, तो मैं क्या करता हूँ, पीओ प्री में पज़ल पहले ही उठाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है देखो, या तो मेरी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है पज़ल में, तो मुझे या तो थोड़ा सा ना कंफर्टेबल जोन पता लगता है। जैसे कोई एक पज़ल है फंसाने वाली, एक आध तो रहती है पीओ में फंसाने वाली, तो वो मुझे देख के पता लगता है कि ये फंसाने वाली लग रही है मुझे, तो मैं इसको स्किप करके बाकी सारी बना लेता हूँ। और मिसलेनियस तो अपन फिर कर ही लेते हैं, तो मेरे सारे मतलब इसमें रीजनिंग में अच्छे खासे अटैम्प्ट्स हो जाते हैं। तो ऐसे ही आपको अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से देखना है कि आपकी मतलब कौन सी पज़ल है नहीं है, वो आपकी प्रैक्टिस से ही समझ में आएगा वो आपको। और जो थोड़े से मतलब इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं ना, आप उसको थोड़ा ऊपर पढ़ के देख सकते हैं कि ये इसमें गिवन है, तो ये गिवन है तो मुझसे ये बनेगा कि नहीं बनेगा। ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस से ही समझ में आएंगी। और क्योंकि इसमें मिसलेनियस पार्ट तो आप भी बना लेते होगे, ठीक है। तो ये रहता है रीजनिंग का। अगर क्वांट्स की बात की जाए, तो क्वांट्स में क्या रहता है कि अर्थमेटिक थोड़ा अच्छा रोल प्ले करता है, क्योंकि मेजोरिटी लोग जो हैं वो डीआई और वन लाइनर्स के ही भरोसे जाते हैं। मतलब कम लोगों से अर्थमेटिक अच्छे से बनती है। तो क्योंकि आपको आगे निकलना है लोगों से, तो आपको डीआई वन लाइनर तो आनी चाहिए, ठीक है। उसी में पहले स्पीड बनाओ, फिर उसके बाद आप अर्थमेटिक अच्छा एक टॉपिक वाइज करने लगो। मैंने क्वांट की स्ट्रेटजी वीडियो में सब आपको डिटेल में बताया है कि कैसे आप टॉपिक वाइज अर्थमेटिक अच्छे से कीजिए और क्या नहीं कीजिए, वो भी मैंने बताया है कि क्या आप गलती करते हैं वो करने से, तो वो भी मत कीजिए। तो आपके मार्क्स जो हैं वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएंगे अर्थमेटिक में भी। तो ऐसे आपको करते चलना है, तो आपके जो मार्क्स हैं वो अच्छे खासे आने लगेंगे। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जो अपना पैटर्न चेंज हो गया है ना,
उस पर बात करते हैं। जैसे इंग्लिश का तो अपना सेम है 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, बट अपने क्वांट्स क्या है जो 35 क्वेश्चन थे अब वो 30 मार्क्स के हो चुके हैं, और रीजनिंग जो अपनी 35 क्वेश्चन जो है वो 40 मार्क्स से हो चुके हैं, मतलब 5 यहाँ डिक्रीज़ हुए तो 5 यहाँ इंक्रीज़ हो गए, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि रीजनिंग में 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स के आ जाएँ, अपनी एक पजल ऐसी आ सकती है, ठीक है। अब वो तो पेपर एग्ज़ाम होगा तभी पता लगेगा कि क्या मतलब एक्चुअल में है, ठीक है। तो आपको मतलब ये देखना है कि देखो अब जो मतलब मेजोरिटी पार्ट है ना वो रीजनिंग का हो गया 40 मार्क्स का यहाँ पे, और कट ऑफ अपनी कितनी 60 के बिलो ही रहती है, ठीक है। मतलब 60 के ऊपर तो गई नहीं है, 60 के नीचे हमेशा रहती है। तो 40 मतलब 40 में आउट ऑफ 40 तो ले नहीं सकते आप, बट 30+ ईजिली यहाँ से आप ला सकते हैं। मतलब हाफ मार्क्स आप जितनी भी कट ऑफ जाएगी ना, हाफ मार्क्स आप यहाँ से आराम से ले सकते हैं, ठीक है। हाफ से ज़्यादा ही ले सकते हैं आप, ठीक है। तो इसको आपको यहाँ पे थोड़ी पजल के लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, और इजीली फिर आपके यहाँ पे स्कोर्स अच्छे आने लगेंगे। तो आपको पजल पे ध्यान दो। क्वांट्स की बात करें तो क्वांट्स में भी आपको DI वन लाइनर्स पे थोड़ा सा पहले वर्क कीजिए, अगर वो नहीं आता है, क्योंकि अब तो थोड़ा DI मतलब वन लाइनर जो है वो अब थोड़े से कम आने लगे हैं। मतलब PO में जैसे SBI में देखा था थोड़े कम, मतलब उसमें तो थे ही नहीं, बट IBS PO में आएंगे, बट थोड़े कम आएंगे। तो आपको मतलब अर्थमेटिक पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा इस पर, कि आपको अगर अच्छे स्कोर्स करने हैं तो अर्थमेटिक, क्योंकि DI ना ऐसी मतलब सारी ड्यूएबल नहीं आती PO में। मतलब जैसे 2 DI आई है तो एक आई, जैसे 3 आई है तो एक ड्यूएबल होगी, बाकी थोड़ी सी लेंदी होगी। तो आपको अर्थमेटिक पे ध्यान देना, क्योंकि अर्थमेटिक थोड़े ड्यूएबल होते हैं, क्योंकि वो अर्थमेटिक पे जोर देते हैं करने को कि आप अर्थमेटिक करो। तो आपको अर्थमेटिक पे वर्क करना पड़ेगा, तो आपके यहाँ भी मार्क्स अच्छे आने लगेंगे। इंग्लिश का मैंने बता ही दिया कि आप टॉपिक मतलब दीजिए, कौन से आपके टॉपिक वीक हैं आप उस पर थोड़ा वर्क कीजिए, तो आपकी मतलब वोकैब वगैरह कीजिए, एडिटोरियल कीजिए, तो इससे आपके मार्क्स यहाँ पे बनने लगेंगे। तो ऐसे आपके मार्क्स इंक्रीज़ होने लगेंगे। तो इस वीडियो में यही था, और आपने अगर क्वांट स्ट्रेटजी वीडियो नहीं देखी वो देख लीजिए, और मैंने जो आपको कैलकुलेशन स्पीड देखनी है वो मैंने सारे लिंक्स लगाए हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वो सब चेकआउट कर सकते हैं कि मैं कैसे कैलकुलेशन फास्ट करता हूँ। मेरे मार्क्स जैसे 33 हैं वो आप कैसे ला सकते हैं, तो वो सब आप उसमें सब देख सकते हैं। तो ऐसे आपके यहाँ पे मार्क्स स्टार्ट हो जाएंगे आपके इंक्रीज़ होना। तो इस वीडियो में यही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, लाइक शेयर